हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ और सफलता सब आप लोगों को मिले। बस ये मेरी आपके लिए मनोकामना है। भाई हूँ या गुरु हूँ, तो मेरे दिल की ये आवाज़ है आप लोगों के लिए कि ये सफलता आपके जीवन में आए, किसी भी रूप में आए चाहे। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुप्तकालीन साहित्य की, है ना। बहुत ही मज़ेदार वाला टॉपिक है, शानदार मज़े आने वाले हैं आपको। और ईमानदारी के साथ में, बिना किसी, अच्छा मैं देखता हूँ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, खैर, है ना, लेकिन फिर भी बिल्कुल शांतचित्त होकर के जो है मस्ती से आपको पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ग्रंथ मैं आपको यहीं क्लास में याद करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये टॉपिक पूरा होने के बाद में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार वाला हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो उसकी बाद में बात करेंगे। खैर, तो अभी बात कर लेते हैं गुप्तकालीन साहित्य की। गुप्तकालीन साहित्य, गुप्त काल के दौरान कौन कौन सा साहित्य लिखे गए और किन किन साहित्यों की रचनाएं किन किन लोगों के द्वारा की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। गुप्तकालीन विज्ञान की दृष्टिकोण से भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। कला संस्कृति वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। खैर, जब गुप्तकालीन साहित्य की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो नाम हमारे सामने उभर करके आता है, वो सबसे बड़ा नाम है आपका कालिदास का। किसका है? कालिदास का। कालिदास, तो कालिदास, ये कालिदास जी खतरनाक वाला व्यक्ति, और जीवन में इतना बड़ा महामूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एक नंबर का गंवार व्यक्ति। प्रारंभिक जीवन, कब? प्रारंभिक जीवन में। लेकिन कुछ ऐसा कर डाला, कुछ ऐसा कर डाला कि इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। इसलिए मेरा तो आपको आशीर्वाद है भाई के रूप में या गुरु के रूप में कि आप कालिदास बने। प्रारंभिक जीवन में बहुत महामूर्ख व्यक्ति माना जाता है। कौन? कालिदास जी। और याद रखिएगा, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनके यदि जन्म की बात करें तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कालिदास जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ। कहां पर हुआ? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में कहां पर? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग का एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है कविल्ठा। क्या नाम मिलता है? कविल्ठा। ऐसा मानते हैं लोग, कुछ इतिहासकार मानते हैं ऐसा। बाकी कुछ इतिहासकार मानते हैं, क्या मानते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने बोला महत्वपूर्ण जोरदार वाला भजन है ना, मधुबन में राधिका नाचे रे। तो उसी को याद रखना है। जब जब कालिदास की बात आए तब महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि कालिदास जी के निवास स्थान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कैसे याद रखना? उसको गुनगुना लेना थोड़ा सा कि मधुबन में राधिका नाची रे। लेकिन यहाँ पर राधिका की जगह एक शब्द मैं आपको और जुड़वा रहा हूँ। क्या शब्द? मधुबन में विद्योत नाची रे, मधुबन
मधुबन में विद्योतमा नाची रे, मधुबन में विद्योतमा नाची रे। तो याद रखिएगा कि कालिदास जी के जन्म निवास स्थान के या निवास स्थान के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मधुबनी से मिलते हैं। मैंने क्या कहा कि मधुबन में, है ना, मधुबन से याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि मधुबनी, है ना। और मधुबनी बोले तो कहाँ बेटा, बिहार। मधुबनी बोले तो क्या, बिहार, ठीक है ना। और मधुबनी बिहार से इनके निवास स्थान के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, निवास स्थान के साक्ष्य मिलते हैं, निवास स्थान के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से, मधुबनी बिहार से। फिर मैंने क्या कहा, विद्योतमा नाची रे, तो इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम क्या था, विद्योतमा। ये लो साहब, बस इतनी कहानी याद रखो दिमाग में कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, विद्योतमा नाम माना जाता है। इनके निवास स्थान के साक्ष्य मधुबनी बिहार से मिलते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कविल्ठा नामक गांव में हुआ। मैंने कहा कि ये प्रारंभिक जीवन में बहुत ही खतरनाक वाले अनपढ़ महामूर्ख व्यक्ति हुआ करते थे। कौन, कालिदास जी। अचानक से कैसे जीवन पलटा, क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि वहीं की एक राजकुमारी विद्योतमा, राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम क्या था, विद्योतमा था। विद्वान, प्रखंड, महान विदुषी महिला मानी जाती थी उस समय की, और बड़ी सुंदर भी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा सुंदर, इतनी सुंदर कि पूछो मत कितनी सुंदर, बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। कौन, विद्योतमा। और राजकुमारी भी थी, और राजकुमारी होने के साथ साथ महान विदुषी महिला थी। कौन, विद्योतमा। कौन थी, विद्योतमा। अब महान सारे गुण एक ही जब महिला में हो तो सब लोग चाहते हैं कि हाँ, इससे विवाह मेरा होना चाहिए, इस राजकुमारी से मेरा विवाह होना चाहिए। तो आसपास के जितने भी शासक हुआ करते थे वो सब चाहते थे कि हमारा जो विवाह है वो किससे हो, विद्योतमा से हो। लेकिन विद्योतमा की एक शर्त थी कि मैं विवाह उसी के साथ में करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। मुझे शास्त्रार्थ में क्या कर देगा, पराजित कर देगा, मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। कई राजा आए, कई राजकुमार आए, एक से एक महान, वीर से वीर, लेकिन विद्योतमा के सामने आ जाते और जब आते विद्योतमा के सामने शास्त्रार्थ में उनकी टाई फिस हो जाती। विद्योतमा उन्हें बहुत बुरी तरीके से पराजित करती और लताड़ के भगा देती उन राजकुमारों को और राजाओं को। बड़ी खतरनाक स्थिति। इस सृष्टि में अहम बड़ा होता है ना, और जिसको अहम का चस्का लग जाता है ना, वो फिर वो साम दाम दंड भेद वाली चीजें होती है। अहंकार हमेशा आपको नीचे गिराता है जीवन में। अहंकार कभी भी उत्थान की तरफ नहीं लेके जाता, अहंकार हमेशा पतन की तरफ ही लेकर के जाता है, चाहे कैसा भी हो। तो राजकुमारों का अहंकार खंडित होता और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्योतमा से बदला लेने का विचार करते कि बदला लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार ये समस्त सारे के सारे राजकुमार मिले और मिलने के बाद में एक खतरनाक वाला षड्यंत्र रचा। खतरनाक वाला क्या रचा, षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा बेटा, षड्यंत्र, कुछ खतरनाक वाला षड्यंत्र रचा गया कि एक काम करते हैं कि हमारे तो ये बस में आने वाली नहीं है,
हमारे तो ये बस में आने वाली नहीं है। कोई महान मूर्ख व्यक्ति ढूंढते हैं और इस मूर्ख व्यक्ति को हम सब मिलकर के कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में जो है ले जा करके और साम दाम दंड भेद से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम क्या करवा देंगे। जैसे कैसे विद्योत्मा के साथ उस महामूर्ख व्यक्ति के साथ में क्या करवा देते हैं, हम लोग विवाह करवा देते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए इन समस्त राजकुमारों के द्वारा। अब एक महामूर्ख व्यक्ति की खोज में है, तलाश में है सारे के सारे लोग। है ना खतरनाक वाली बात। तो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं सब लोग। जितने भी पराजित राजा शासक जो छोटे मोटे थे वो सारे के सारे राजकुमार महामूर्ख व्यक्ति की खोज में है कि कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से इस महामूर्ख व्यक्ति को ढूंढते हैं। महामूर्ख व्यक्ति के साथ में ही जो है उसका क्या करवा देंगे, विवाह करवा देंगे। ठीक है ना। इसको बड़ा घमंड है ना, इसको बड़ा घमंड है ना, तो इसका घमंड पूरा करते हैं। अब दुर्भाग्य था या सौभाग्य था मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार ये इन समस्त लोगों का झुंड शहर की तरफ, गांव की तरफ भटकता भटकता जा रहा होता है। एक निर्जन थोड़ा सा जंगल होता है, इस जंगल की तरफ पहुंचते हैं और जंगल में पहुंचे तो उन्होंने कुछ देखा और जैसे ही देखा उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी आंखों में खुशी के क्या आ गए थे, आंसू आ गए। क्या देखा उन्होंने ये देखा कि एक सूखा हुआ जर्जर पेड़ है, एक सूखा हुआ जर्जर पेड़ है और इस जर्जर पेड़ के ऊपर यहाँ पर इस वाली जगह पर एक व्यक्ति बैठा है। एक क्या बैठा है, व्यक्ति बैठा है, खतरनाक वाला आदमी, बहुत ही मूर्ख और जो है कुरूप व्यक्ति, मूर्ख और कुरूप व्यक्ति। इसके हाथ में कुल्हाड़ी है, शाखा के ऊपर बैठा है, पीछे बैठा है और आगे से काट रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, पीछे बैठा है और आगे से काट रहा है। तो इनकी नजर इसके ऊपर पड़ी। यार इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति इस संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब यहां से काटने का प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ये तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। सारे के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए इसके पास में आए, आकर के आवाज लगी, अरे 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 भाई साहब, इतने विद्वान व्यक्ति हो, आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो, आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो, आपके लिए तो राजकुमारी इंतजार कर रही है। कालिदास की चोटी खड़ी हुई, कौन सी राजकुमारी है? शब्द भी हड़बड़ाहट हो गई। अरे राजकुमारी वही विद्योत्तमा। कौन है? विद्योत्तमा। अच्छा सही बताओ। हाँ वो आपसे विवाह करना चाहती है और हम आपके साथ में उसका विवाह करवाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है, उसके साथ में शास्त्रार्थ होगा पहले और उस शास्त्रार्थ में कुछ आपको जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। कालिदास फटाफट यहाँ से नीचे को आया डायरेक्ट, है ना। और यार विद्योत्तमा से विवाह करवाओगे तो आप जो कहोगे ना वो वाली चीजें मैं करने के लिए तैयार हूं। आप बोलो तो सही, हुक्म तो दो, आप हुक्म तो दो, जो बोलोगे वो करूंगा। देखो कालिदास आ गया नीचे कि करना कुछ नहीं है, जब शास्त्रार्थ होगा तो तुझे अपना मुंह चुप रखना है, बस बोलना कुछ नहीं है, इशारों में जवाब देना और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, जब विद्योत्तमा मिल रही तो इशारों में क्या, मैं तो आप कहो तो मैं कुछ बोलो ही नहीं कि नहीं केवल इशारों में बात करना है कि ठीक है। इस नियति में कुछ चीजें कई बार निर्धारित हो जाती है और उनको बदला नहीं जा सकता। कुछ शायद ये नियति में ऐसा ही लिखा हुआ था कि साहब ये सारे के सारे लोग राजकुमारी के सामने आ गए और लेकर के आने के बाद में कहा कि देखो राजकुमारी ऐसा है, यदि आपने तो हमें पराजित कर दिया, जो करा दिया, ये इस सृष्टि का सबसे विद्वान व्यक्ति है,
ये सृष्टि का सबसे विद्वान व्यक्ति है, आप इसको हरा दो हम मान जाएंगे कि हाँ ठीक है। राजकुमारी इनका अच्छा इतना विद्वान है, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि शास्त्रार्थ केवल इशारों में होगा, ये बोलेंगे नहीं आपके सामने। विद्यात्मा ने कहा ठीक है, मैं तो बोल सकती हूँ। हाँ मैं बोल सकती। कि नहीं आप भी नहीं बोल सकते, केवल इशारों में दो, ये भी आपको इशारे में, फिर आपको भी तो इशारे में ही करना पड़ेगा, शास्त्रार्थ बोल नहीं सकते कि चलो ठीक है मंजूर। आमने सामने बैठ गए और बैठने के बाद में विद्योत्मन ने एक उंगली खड़ी करी। विद्योत्मा ने एक उंगली खड़ी करी तो कालिदास जैसे महामूर्ख व्यक्ति को उसको लगा यार ये कह रही है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी मैं, तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। कालिदास को गुस्सा आया, उसने यूं करा दो। अब इन विद्वानों ने, इन समस्त लोगों ने मिलकर के कालिदास की इस चीज को किस प्रकार से जो है व्याख्या की, देखिएगा। उन्होंने राजकुमारी को कहा कि राजकुमारी आप कहना चाह रही हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, ये सृष्टि में ईश्वर एक है, लेकिन आत्मा और परमात्मा एक होते हुए भी अलग अलग है, तत्व दो हैं। तत्व क्या है? दो हैं। राजकुमारी को लगा यार ये तो वास्तव में विद्वान आदमी है। ठीक है, राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाई, यूं करा। कालिदास को लगा कि राजकुमारी मेरे को कह रही रेपट मारूंगी खींच करके, एक चांटा खाएगा मेरे से तू। कालिदास को फिर भयानक गुस्सा आया तो उसने मुक्का दिखाया। तो राजकुमारी ने पूछा अब क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी आप कह रही हैं कि इस संसार में, इस सृष्टि में 5 मूलभूत तत्व हैं, 5 भौतिक तत्व हैं, और ये कह रहे हैं कि इन समस्त भौतिक तत्वों से मिलकर के ही शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कुछ शास्त्रार्थ चलता रहा और अंततः क्या हुआ? कालिदास इस में जीत जाते हैं। अब जीत तो क्या जाते हैं, ये जितवा देते हैं। षड्यंत्र साम दाम दंड भेद हो गया साहब, विवाह हो गया। और जब विवाह होने के बाद में पहली रात आई तो उस दिन भेद खुल गया सारा का सारा। कालियो जान मुंह खोलियो। कालिदास जी ने जैसे ही मुंह खोला सारा का सारा राज खुल गया। विद्योत्मा को लगा यार मेरा तो कर्म फूट गए। कहाँ इस महामूर्ख व्यक्ति के पीछे पल्ले बांध दी गई मैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना महामूर्ख इन लोगों ने मेरे साथ में षड्यंत्र करा। कालिदास का अपमान किया विद्योत्मा ने बहुत बुरी तरीके से, और कालिदास घर छोड़ करके निकल जाते हैं। और निकलने के बाद में जंगल में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? जंगल में जाते हैं। और जंगल में जाने के बाद में हवन यज्ञ करते हैं। हवन यज्ञ ये आपका यज्ञ वेदिका, ये आपके क्या है? यज्ञ वेदिका है। और इस यज्ञ वेदिका में वो क्या करते हैं? आहुति लगाते हैं, माला लेके आते हैं, अग्नि जलाते हैं। क्या? माला लेके आते हैं और अग्नि जलाते हैं। कौन? कालिदास जी। कौन है? ये आपके बेटे कौन? कालिदास जी माला लेकर के आते हैं, और माला लेकर के आते हैं और क्या जलाते हैं? अग्नि जलाते हैं और काली की आराधना करते हैं। काली की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काली के वरदान के कारण, काली के वरदान के कारण जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ऐसा ज्ञान कि इस संसार में अपना नाम अमर कर गए, अपना नाम अमर कर गए। याद रखना मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि माला लेकर के आए, अग्नि जलाई
और यज्ञ हवन अनुष्ठान किया, काली की पूजा की, काली का दास कालिदास। माला और अग्नि, मालविका अग्नि मित्रम, माला लेके आए और अग्नि को अपना मित्र बनाया, अग्नि को अपना क्या बनाया, मित्र बनाया। इसलिए ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाएगा मालविका अग्नि मित्रम। और भी बहुत सारे ग्रंथ है, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मां काली के आशीर्वाद से बन गए विद्वान। और जब इनको ज्ञान मिला तो वापस जाते हैं विद्योत्मा के सामने, वापस अपने घर पे जाकर के नोक करते हैं, गेट खटखटाते हैं और क्या बोलते हैं, भो देवी ही, भो देवी ही द्वार उद्घाटयतु, कपाट उद्घाटयतु। हे देवी दरवाजा खोलो, हे देवी दरवाजा खोलो। अंदर से विद्योत्मा बैठी थी कि यार ऐसा कौन आया भाई, इतना विद्वान व्यक्ति कौन आया, कहां पे विद्वान आगता है, कोई महान विद्वान व्यक्ति आया है। विद्योत्मा को ऐसा लगता है कि कोई विद्वान आया है क्या। विद्योत्मा दरवाजा खोलती, और दरवाजा जब खोलती तो सामने कौन खड़े थे, कालिदास। कालिदास जी को देखा तो विद्योत्मा हतप्रभ थी। भाई साहब संस्कृत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। पहले तो प्राकृत भाषा बोलने में भी इनको हिचकी आ रही थी, और अब तो ये तो संस्कृत बोल रहे हैं। इतना भयानक विद्वान कैसे हो गया। तो इस प्रकार से इनकी कुछ कहानियां मिलती है ना। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, अनेक ग्रंथों की रचना की और ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे कि इस सृष्टि में अमर हो गए। कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या क्या है, अभी सारे यहीं के यहीं क्लास में आपको याद करवाने वाला हूँ मस्ती से। पहले हम थोड़ी सी प्रारंभिक जीवन की बात करने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिएगा, गुप्तकालीन साहित्य में हम लोग बात कर लेते हैं कालिदास की। कालिदास देखिएगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ वे मूर्ख थे, अनपढ़ वे महामूर्ख। फिर इनके यदि जन्म की बात करें, जन्म याद रखिएगा कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के कविल्ठा नामक स्थान पर हुआ।
नोट। कालिदास जी के निवास स्थान के साक्ष्य मधुबनी बिहार से प्राप्त हुए हैं। मधुबनी बिहार से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पत्नी का नाम विद्योत्तमा। ठीक है, ये भी मधुबनी की राजकुमारी मानी जाती है। मधुबनी की महान विदुषी महिला वे राजकुमारी। कालिदास वे इनके मध्य शास्त्रार्थ हुआ। ठीक है, और तदुपरांत क्या हुआ बेटा? विवाह हो गया। पता है आपको कैसे हुआ? ठीक है, वो कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना ध्यान रखना कि विद्योत्तमा के साथ में क्या हुआ था? शास्त्रार्थ, और बाद में क्या हुआ? विवाह, है ना? षड्यंत्र था विवाह। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं मानी जाती है प्रामाणिक रूप में। प्रामाणिक रूप में ये बेसिक प्रश्न है, सीधा वन लाइनर प्रश्न है कि कालिदास जी की कुल कितनी रचनाएं मानी जाती है? तो कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं मानी जाती है। उन 7 रचनाओं में 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 काव्य। 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य। तो क्या 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 काव्य, कुल प्रामाणिक 7 ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, मौर्य काल के दौरान हमने बात करी थी इसकी,
क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, और इस वृहत कथा मंजरी के अनुसार कालिदास की कुल रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? माफ कीजिएगा, कालिदास की कुल रचनाओं की संख्या कितनी? 8। किसके अनुसार? क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी के अनुसार। और वहां पर एक उल्लेख और मिलता है कि कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे कालिदास। और जब कालिदास जी को कुंतल नरेश के यहां दरबार में भेजा, कुंतल नरेश के यहाँ दरबार में, लास्ट में मैं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है नवरत्न जो होंगे वो एक साथ लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी मेरा मन कर रहा था कि यहाँ लिख दूं, लेकिन नहीं, एक साथ सारे नवरत्न लिखवा दूंगा। हालांकि आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना। तो कुंतल नरेश के यहाँ दरबार में भेजा, और कुंतल नरेश के ये दोहिते माने जाते थे कालिदास, इसीलिए वहां पर कालिदास ने कुंतल नरेश के दरबार में रहते हुए एक नए ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम मिलता है कौंतलेश्वरम दौत्यम। क्या नाम मिलता है? कौंतलेश्वरम दौत्यम। ठीक है, याद रखिएगा कि कालिदास की प्रामाणिक कुल 7 ग्रंथ माने जाते हैं। और भी मैं कोई ज्योतिष ग्रंथ है, कई उनके नाम दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन याद आपको क्या रखना कि प्रामाणिक रूप से 7 ग्रंथ, लेकिन क्षेमेंद्र की वृहत कथा में उसके 8 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। जिस 7 ग्रंथों में 3 नाटक हैं, 2 काव्य हैं और 2 महाकाव्य। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करें गुप्तकालीन नाटकों की तो गुप्तकालीन नाटक हमेशा प्रेम प्रधान होते थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन जो नाटक हैं, इन नाटकों की क्या विशेषताएं हैं? तो याद रखिएगा कि गुप्तकालीन नाटक हमेशा प्रेम प्रधान होते थे, प्रेम के ऊपर लिखे जाते थे। और दूसरी चीज क्या होती थी? सुखांत होती थी, सुखांत होते थे। क्या चीज? सुखांत। सुखांत का मतलब क्या? अरे अपन जब मूवी देखते हैं तो हीरो हीरोइनी के बीच में प्रेम होता है, फिर बीच में उनमें अलगाव हो जाता है, और लास्ट में हीरो हीरोइन वापस मिल जाते हैं, तो सुख के साथ में अंत होता है। तो सुखांत थे। मध्य वाला जो भाग था वो उसमें विरह वेदना होती है। 2 प्रकार के यहां पर किरदारों की चर्चा की जाती है। एक उच्च पात्र जो ब्राह्मण वर्ण या फिर किसी राज परिवार से संबंधित होते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और निम्न वर्ण जिसमें शूद्र वगैरह इस प्रकार के जो लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखिएगा। मैं लिखने जा रहा हूं कि कालिदास की कुल 7 रचनाएं मानी जाती हैं। कालिदास की 7 रचनाएं, 7 रचनाएं क्या है? इन 7 रचनाओं में याद रखिएगा, 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं, और 2 काव्य हैं। 2 क्या है? काव्य। लेकिन नोट लगा के लिख रहा हूं, एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी के अनुसार क्षेमेंद्र क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी के अनुसार कालिदास ने कुल 8 ग्रंथों की रचना की। कालिदास ने
या कालिदास के 8 ग्रंथ बताए गए हैं। ठीक है, कितने ग्रंथ बताए गए हैं? 8 ग्रंथ बताए गए हैं। ठीक है, गुप्तकालीन नाटक, क्या विशेषता थी गुप्तकालीन नाटकों की? देखिएगा, पहली बात कि प्रेम प्रधान थे, प्रेम प्रधान। दूसरी बात, सुखांत, क्या होते थे? सुखांत होते थे। तीसरी बात, मध्य भाग में विरह होता था, मध्य भाग में विरह वेदना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि नाटक के 2 प्रकार के किरदार होते थे। यूजीसी नेट में ये बेटा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, नाटक के 2 प्रकार के किरदार होते थे। एक उच्च पात्र जो कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, एक निम्न पात्र जिसमें स्त्री और शूद्र लोग शामिल होते थे। वो वस्तुतः प्राकृत भाषा का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा कि नाटक में 2 प्रकार के किरदार होते थे। नाटक के किरदार, नाटक के किरदार, एक याद रखिएगा कि पहला व्यक्ति क्या? उच्च पात्र के लोग, है ना, उच्च पात्र या उच्च वर्ण के लोग। ठीक है, जो कि कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में बोलते थे। कौन सी भाषा में बेटा? संस्कृत भाषा में। जबकि निम्न पात्र के जो लोग थे, जिसमें स्त्रियां और शूद्र शामिल थे, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करती थी। ये यूजीसी नेट में प्रश्न आया हुआ है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना इसको। एक तो उच्च पात्र, उच्च पात्र याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। जबकि निम्न पात्र, निम्न पात्रों में याद रखिएगा स्त्री और शूद्र लोग शामिल होते थे, शूद्र वस्तुतः। ठीक है, और ये कौन सी? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग। चलिए आगे बात समझ में। अब हम बात करने वाले हैं कालिदास जी के 3 नाटक। कालिदास के 3 नाटक कौन कौन से हैं बेटा? अगली कुछ कक्षाओं में मैं केवल और केवल आपको लगभग 50 ग्रंथ याद करवाने वाला हूं। इस चीज का आप ध्यान रखें। अगली 3 कक्षाओं, 2 या 3 कक्षाओं में, मैंने क्या कहा? अगली 2 या 3 कक्षाओं में मैं लगभग आपको 50 ग्रंथ याद करवाने वाला हूं। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, हाँ, लेकिन ईमानदारी के साथ में पढ़ना है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ध्यान दीजिएगा।
यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आपके। कालिदास के 3 नाटक कौन कौन से हैं, सीधा सीधा प्रश्न आता। मैंने आपको कहा कि कालिदास ने माला लेकर के आए, अग्नि जलाई और उसे अपना मित्र बनाया कालिदास जी ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मालविका अग्निमित्रम की। किसकी बात करेंगे, मालविका अग्निमित्रम की। क्या है कि मालव देश की राजकुमारी और अग्निमित्र जो कि शुंग वंश के राजकुमार हुआ करते थे, उन दोनों के प्रेम के ऊपर आधारित है ये मालविका अग्निमित्रम। बस इतना ही दिमाग में रखना, ज्यादा फालतू की चीजें, कहानियां कोई पूछेगा नहीं आपसे वस्तुतः, ठीक है। वो कहानी बताना आपके लिए अनिवार्य था कि दिमाग में कुछ चीजें बिठानी थी आपके, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्रम। अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है, किस प्रकार का प्रश्न आता है, वो भी ध्यान रखिएगा कि इसमें आपसे या तो नाटकों के नाम पूछ लिए जाते हैं या फिर आपसे इनमें सर्ग कितने हैं, अध्याय कितने हैं, उसके बारे में बात कर ली जाती है। तो अभी अध्याय भी आपको याद करवाने वाला हूं। पहले बात याद रखिएगा कि माला लेके आया, अग्नि को मित्र बनाया। क्या करा, माला लेके आया और अग्नि को मित्र बनाया, इसलिए मालविका अग्निमित्रम। और जब माला लेकर के आने के बाद में उसको अग्नि को मित्र बना लिया और जब उसे जान की प्राप्ति हो गई तो भाई साहब वो विक्रम की भांति, किसकी भांति, विक्रम की भांति दिखाई दिया। तो इसलिए याद रखिएगा कि विक्रमोर वर्षियम, क्या याद रखेंगे, विक्रम और वर्षियम। और विक्रम की भांति कब वो दिखाई दिया, जब उसे जान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई, जान की प्राप्ति हो गई। जान से याद रखिएगा कि अभिजान शाकुंतलम। सीधा सीधा प्रश्न ये आता है कि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है, तो अभिजान शाकुंतलम। विक्रम और वर्षियम की यदि हम बात करें तो पुरूरवा और उर्वशी के परिणय की कथा है। अभिजान शाकुंतलम की यदि हम बात करते हैं तो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री जिसका नाम मिलता है शकुंतला, उन दोनों के प्रेम का और प्रणय कथा का यहाँ पर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अभिजान शाकुंतलम ऐसा कहा जाता है कि उनकी अंतिम रचना मानी जाती है। किस प्रकार से दुष्यंत कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में आश्रम में जाते हैं, जब शिकार आखेट करने के लिए जाते हैं, किस प्रकार से उन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है और वहीं पर उसी प्रेम के फलस्वरूप गंधर्व विवाह होता है और वापस वो चले जाते हैं। जब शकुंतला उनके साथ में जाना चाहती है तो वो कहती है नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपको पूरे राजकीय सम्मान के साथ में लेकर के जाऊंगा, आप मेरा इंतजार करें। इस दौरान शकुंतला को बहुत याद आती है अपने प्रेमी की, अपने राजा की, अपने प्रियतम की। वो हर एक पल, हर एक क्षण उस विरह में, उस प्रेम में तड़पती हुई कहीं और दूसरे ही लोक में रहती है। इसी दौरान ऋषि आते हैं बाहर भिक्षा लेने के लिए और उन्हें पता नहीं लगता, वो उसमें खोई हुई रहती है। और जब खोई हुई रहती हैं तो ऋषि को ऐसे लगता है कि हमारा अपमान हो गया है और उसे श्राप दे दिया जाता है कि जिस किसी व्यक्ति के प्रेम में तू खोई हुई है वो व्यक्ति तुझे भूल जाएगा, वो व्यक्ति तुझे भूल जाएगा। और यहीं से कुछ कहानियां शुरू होती है। मुद्रिका के माध्यम से वापस उसे पहचानते हैं। दोनों की उस गंधर्व विवाह के दौरान, उस मिलन के दौरान गर्भवती भी हो जाती है शकुंतला। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि शकुंतला के गर्भ से ही इस भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भरत। और इसी भरत के नाम पर संपूर्ण हमारे देश का नाम क्या रख दिया गया, भारत रख दिया। इस प्रकार की ये कुछ कहानियां, कुछ किंवदंतियां मिलती है, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ याद रखना है कि कण्व ऋषि की पालिता पुत्री कौन थी,
थोड़ा सा ये पूछा जा सकता है किसके बारे में यहाँ पर कहानी है, और फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहब इसमें कुल कितने सर्ग हैं। तो 3 नाटक, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि माला लेके आया, अग्नि जलाई और उससे मित्र बनाया, तो मालविका अग्निमित्रम, और फिर वो विक्रम की भांति दिखाई दिया क्योंकि उसे जान की प्राप्ति हो गई थी। तो विक्रम और वर्ष्यम, और जान से याद रखिएगा अभिजान शाकुंतलम, अभिजान शाकुंतलम। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को याद हो रही होंगी। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम, ठीक है। नंबर 2 विक्रम और वर्ष्यम, वर्ष्यम, विक्रम और वर्ष्यम, ठीक है। और नंबर 3 अभिजान शाकुंतलम, अभिजान शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिजान शाकुंतलम, शाकुंतलम, ठीक है। 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। नंबर 1 आपका क्या है, मालविका अग्निमित्रम, नंबर 2 विक्रमोर्वशीयम, और नंबर 3 अभिजान शाकुंतलम, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या प्रश्न आता है आपका, ध्यान दीजिएगा। सर्ग की संख्या पूछे तो देखो दोनों में 5-5 है। कितने सर्ग है इसमें, 5 सर्ग है बेटा, याद रखिएगा। कितने सर्ग है, 5 सर्ग है। विक्रम और वर्षियम की यदि हम बात करें तो इसमें भी कितने सर्ग हैं, 5 सर्ग। 5 सर्ग का मतलब क्या है, 5 अध्याय है। सर का मतलब यहाँ पर क्या है, अध्याय। और सबसे लंबा नाम किसका, अभिजान शाकुंतलम, इतना लंबा नाम है। तो सबसे ज्यादा सर्ग किसमें है, नाटकों में 7 सर्ग है। किसमें है, अभिजान शाकुंतलम में। कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं बेटा, याद रखिएगा। कितने सर्ग हैं इसमें, 7 सर्ग हैं। सबसे ज्यादा सर्ग किसमें है, तो याद रखिएगा नाटकों की बात जब पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें सर्वाधिक सर्ग हैं, तो सर्वाधिक सर्ग किसमें है, अभिजान शाकुंतलम में। मैंने कहा कि मालविका अग्निमित्रम में क्या है, अग्निमित्र विदिशा, ठीक है। शुंग वंश के जो राजा हुआ करते थे और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम के ऊपर आधारित है, ठीक है। नंबर 2 विक्रमोर्वशीयम, किस क्या, पूर्वरवा और उर्वशी के विवाह। उर्वशी आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ी सी चलो बता देता हूं, है ना। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पृथ्वी पर आती है और उन्हें पूर्वरवा से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। एक इनकी सखी थी साथ में जिसका नाम मिलता है चित्रलेखा। क्या नाम मिलता है, चित्रलेखा। तो उर्वशी और पुरुरवा के बीच में वही वाली बात, प्रेम होता है खूब, लेकिन बाद में बिछड़ जाते हैं। एक राक्षस उठा करके ले जाता है किसको, उर्वशी को, और यहीं पर उर्वशी की सखी चित्रलेखा पुरुरवा को सूचना देती है। पुरुरवा उस राक्षस से लड़ने के लिए जाते हैं। वापस जो है उस चित्रलेखा को कहते हैं कि हम हेमकूट पर्वत के ऊपर मिलेंगे। कौन से पर्वत पर, हेमकूट पर्वत के ऊपर मिलेंगे।
और वहीं पर वापस इन तीनों का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। इस प्रकार की कहानी। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि कालिदास के ग्रंथों में, ये यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड में और आईएएस में आया हुआ प्रश्न है कि कालिदास के ग्रंथों में किन किन पर्वतों का उल्लेख मिलता है। अभी मैं बताने वाला हूँ। पहला याद रखना, हेमकूट। नंबर 2, जब अभिज्ञान शाकुंतलम की भी बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उल्लेख ऐसा मिलता है कि जब वापिस इनका दुष्यंत और शकुंतला का जो मिलन हुआ वो हेमकूट पर्वत पर हुआ। कहां पर हुआ? हेमकूट पर्वत। तो एक तो हेमकूट पर्वत याद रखिएगा अभी, ठीक है। चलिएगा, विक्रम और वर्षियम में 5 सर्ग हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे ज्यादा 7 सर्ग हैं। याद रखिएगा कि अग्निमित्र, 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 याद रखिएगा विदिशा, शुंग वंश के राजा, शुंग वंश के राजा, वे मालव देश की राजकुमारी, मालव देश की राजकुमारी, मालविका के प्रेम का वर्णन है, मालविका के प्रणय का वर्णन है, मालविका। यहाँ से प्रश्न, अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ से बेटा प्रश्न पूछा था, ठीक है। विक्रम और वर्षियम की यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि पुरूरवा, पूर्वरवा वे उर्वशी के प्रेम वे परिणय की कथा है, परिणय कथा। उर्वशी की सखी का नाम चित्रलेखा है, सखी का नाम क्या था? चित्रलेखा। याद रखिएगा क्या है? चित्रलेखा। और हेमकूट पर्वत का वर्णन मिलता है, हेमकूट पर्वत का वर्णन मिलता है, ठीक है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा अभिज्ञान शाकुंतलम तो मैं अलग ही लिख देता हूं आपका, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखिएगा। मैंने सर्गों की बात कर ली है, कितने सर्ग हैं? सर्ग इसमें 7 हैं। कालिदास की अंतिम व सर्वश्रेष्ठ, अंतिम व सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात क्या कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत वे कण्व ऋषि की पालिता पुत्री, कण्व ऋषि की
पालिता पुत्री, क्या नाम है? शकुंतला। शकुंतला के प्रेम विरह वे मिलन का सुंदर विवरण किया है। ठीक है। कौन से ऋषि ने श्राप दिया था? तो याद रखिएगा, किसने? दुर्वासा ऋषि ने। किसने? ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को क्या दिया था बेटा? श्राप दे दिया था। जब ऋषि दुर्वासा दरबार पर आए भिक्षा लेने के लिए, तो वो खोई हुई थी दुष्यंत के सौंदर्य में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। शकुंतला जो थी वो मेनका की पुत्री मानी जाती है ना? याद रखिएगा, किसकी? मेनका की पुत्री। पालिता मतलब पालने वाले कौन थे? मेनका जो अप्सरा हुआ करती थी, है ना, मेनका की पुत्री। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी मेनका। ठीक है, इनकी पुत्री मानी जाती है। पाला किसने? कण्व ऋषि ने, है ना? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, शकुंतला के गर्भ से महान राजा भरत का जन्म हुआ। अब यहीं पर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भारत नाम, देश का नाम भारत, देश का नाम भारत पड़ा। क्या? भारत पड़ा, इन्हीं के आधार पर। ठीक है, अंतिम वे 7वें अंक में, अंतिम वे 7वें अंक में राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत शकुंतला वे पुत्र भरत के मिलन का, वे पुत्र भरत तीनों का हेमकूट पर्वत पर मिलन का वर्णन है। तीनों का हेमकूट पर्वत पर मिलन। लास्ट बात, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होने वाली, याद रखिएगा कि 1792 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कालिदास की इस महान कृति का अंग्रेजी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। तो ये बात मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, कि 1792 ईस्वी में विलियम जोन्स ने इस ग्रंथ का
अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, अनुवाद किया। ठीक है मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, ये हमने कालिदास जी के 3 नाटकों की बात कर ली है। ठीक है, 2 काव्य 2 महाकाव्य और हैं, हम हमारी थोड़ी अगली क्लास में इसकी बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त और आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले, ये मेरी मनोकामना है आप लोगों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।